अच्छा एडवोकेट साहब, मुझे ये बताइएगा कि एट द टाइम ऑफ डिवोर्स ऐसे कौन से राइट्स हैं ख़वातीन के और मर्द के जो कि लोगों को शायद नहीं पता? इसमें तो बहुत क्लियर चीज़ें हैं। सबसे पहली बात ये कि पहले बुनियादी बेसिक बात पे आते हैं कि शादी ख़त्म करनी है, मर्द के पास तलाक देने का राइट है, खातून के पास खुला लेने का राइट है, और वो जो क्लॉज 18 है वो जो स्पेशली हमारे यहाँ कार्ड अगर है कि अगर उसमें निकाहनामे में कॉलम 18 के अंदर ही लिखा है आया खातून को तलाक तफवीज़ का राइट दिया गया है, तो वो ऑन बिहाफ ऑफ द हस्बैंड तलाक दे सकती हैं इस रिश्ते को। लेकिन वो क्लैरिफाई होना है कि कॉलम 18 भरा गया है कि नहीं। अगर ब्लैंक भी छोड़ा गया है तो वो राइट नहीं है। दूसरी बात यह है कि हक मेहर का बहुत बड़ा इशू आता है। सो हक मेहर के इशूज़ में ये कि अगर शौहर ने तलाक दी है तो इंटाइटलमेंट वाइफ का बनेगा। अगर शौहर ने तलाक नहीं दी है, खातून ने खुला ली है, तो अगर वो हक मेहर रिसीव कर चुकी हैं तो उन्हें वापस करना है। अगर उन्होंने नहीं रिसीव किया है तो वो फॉरगो कर देती हैं। अब क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल राइट्स का। सो अप टिल द कंप्लीशन ऑफ इद्दत, यानी कि खुला या तलाक दोनों की सूरत में 3 महीने 10 दिन का मेंटेनेंस जो है वो चाहे खुला हो चाहे तलाक हो, हस्बैंड के ऊपर लाजिम है कि वो वाइफ को दे, क्योंकि वो 3 महीने 10 दिन का जो पीरियड है वो उस रिश्ते की ही तहरीम में वो कोई और दूसरा निकाह नहीं कर रही है। इसके बाद आते हैं इश्यूज चाइल्ड मेंटेनेंस के। अगर बच्चे हैं, अब वो क्लैरिटी है कि जी फादर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो भी वो उसकी अर्निंग है उस हिसाब से बच्चों को जो लाइफस्टाइल वो खुद इंजॉय कर रहा है वो प्रोवाइड करे। सबसे ज़्यादा बड़ा मसला इस पॉइंट पे आता है कि फादर्स बड़े रिलक्टेंट होते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने से। कम आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसे फादर्स हैं जो कि बहुत अच्छे एहसन तरीके से अपनी वो जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। तो वो राइट अगर आपको आराम से बातचीत या एमिकेबल मीडिएशन सेटलमेंट्स के साथ नहीं मिल रहा है या कोई सामने से नहीं दे रहा, तो फिर आपके पास है कि आप रास्ता कोर्ट का लेंगे। एक और बहुत कंट्रोवर्शियल इशू आता है ब्राइडल गिफ्ट्स और डाउरी आर्टिकल। जी 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 बिल्कुल, जो कहते हैं कि अगर आप वो लड़की खुला ले लिए तो आपको सब चीज़ें छोड़नी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर चीज़ जो तोहफे में आपको मिली है ससुराल की तरफ से, फुप्पो ने दिया, फुप्पो की जेठ ने दिया, या जिसमें गोल्ड भी आ जाता है सारा, हर चीज़ एवरीथिंग फ्रॉम कपड़ा टू गोल्ड, एवरीथिंग बिकम्स द ब्राइडल प्रॉपर्टी, कि वो खातून की प्रॉपर्टी है और वो शादी ख़त्म होने की सूरत में वो रख सकती हैं। इवन जो बरी के अंदर या जो हमारे यहाँ एक रिवाज है ना कि जी जेवर आते हैं ससुराल से, वो सारा राइट है एक्सेप्ट कि अगर स्पेसिफाई किया हो कि ये हक मेहर की कीमत में एडजस्ट हो रहा है, कि ये जो आपको सेट चढ़ाया गया है ये आपका हक मेहर है। इन दैट केस वो सेट वापस किया जाएगा। बट अगर वो नहीं है क्लैरिटी, वो जैसे मुंह दिखाई में या जो चीज़ें हैं वो खातून का ही राइट है। इसके अलावा जो वो अपने मैके से जहेज, क्योंकि कोई भी शादी यहाँ पे मैंने नहीं देखी है जहाँ के मैके से खाली हाथ कोई लड़की आए। सो फर्नीचर है, ज़रूरत की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, गोल्ड है, जनरली वो यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि लड़कियाँ जब आती हैं ब्याह के तो वो अनअवेयर होती हैं, उनके पेरेंट्स भी बड़े ट्रस्टिंग होते हैं। सबसे पहले आते के साथ ही सास ने कहना है कि जी जेवर आप मुझे दे दें, मैं अपने लॉकर में रखूँगी। हाँ, अच्छे कुछ चीज़ों में ना आपको कुछ लड़कियों को हल्का सा समझदार भी होना चाहिए। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम इसी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फिर से कह रही हूँ, प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन बता रहे खुदा ना खासा ज़िंदगी में कोई बुरा मोड़ आ जाए तो आपको उसको डील बस कैसे करना है, ठीक है, ग्रेस के साथ। छोटी सी ब्रेक के बाद जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं डिवोर्स के हवाले से, डिवोर्स के बाद होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से। देखिए, डिवोर्स के बाद कपल्स को थेरेपी की भी ज़रूरत होती है, एंड स्पेशली व्हेन द किड इज़ इन्वॉल्व, जब बच्चा इन्वॉल्व हो। तो देखिए, हमारे तो दीन में कहा गया कि अगर ऐसी कोई रिश्ता ख़त्म होता है तो उसको एहसन तरीके से ख़त्म किया जाए। हमारे यहाँ एक बहुत अगली सिस्टम है कि डिवोर्स क्योंकि सिर्फ कपल्स के दरमियान नहीं होती, एक ख़ानदान के दरमियान भी होती है, और आपको किसी रिश्ता ख़त्म करने के लिए अगले की इज़्ज़त को नीस्तो नाबूद करने के आप उस पर आ जाते हैं कि भाई ये लड़की क्योंकि बहुत कैरेक्टरलेस थी, ये लड़का ये भी बहुत बुरा था। आप इतने एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि वो जो बच्चा है ना उसके लिए आप आगे की ज़िंदगी मुश्किल कर देते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने बहुत से कपल्स को ऐसा भी देखा है कि जिनकी डिवोर्स हुई होती है, लेकिन जब उनके बच्चों की शादी होती है तो वो साथ होते हैं, उन बच्चों की कॉन्वोकेशन होती है। ये मुझे ये चीज़ थोड़ी बेहतर लगी जब हमने वेस्ट में देखी है, हमने अब यहाँ पर भी देखी है कि एटलीस्ट दोनों मियाँ बीवी बच्चे के लिए मौजूद हैं एक पढ़े लिखे तरीके से। वाई डू वी हैव टू मेक इट सो अगली? हम इसको कितना बुरा बना देते हैं? दो चीज़ें हैं, हम क्यों ऐसा बुरा बनाते हैं उसके ऊपर बात करेंगे डॉक्टर साहब।
कि जी ह्यूमन नेचर क्या है हाँ। और क्या ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो आप बात करिए कि पेरेंट्स दोनों बच्चे की ज़िंदगी मौजूद हों, दैट इज़ वन थिंग दैट आई एम वर्किंग ऑन, कि जी को पेरेंटिंग, शेयर्ड पेरेंटिंग या जॉइंट पेरेंटिंग के ऑप्शंस होने चाहिए। दो लोग बहुत अच्छे होने के साथ मे बी के बावजूद एक दूसरे के साथ अगर गुजारा नहीं कर सकते तो डू नॉट कंपेल देम टू लिव इन अ टॉक्सिक सिचुएशन। उससे कहीं बेहतर है कि वो एमिकेबली अपने अपने रास्ते अलग करें, विशिंग ईच अदर द बेस्ट ऑफ लक। अगर उनको कोई और कंपेनियनशिप या पार्टनर मिलता है दे शुड मूव ऑन, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में खुश हों। कहते हैं ना वो रूमी की सेइंग है कि यू कैन नेवर फिल फ्रॉम एन एम्प्टी कप। सो आपका जब खुद कटोरा भरा हुआ होगा तभी आप किसी के लिए कुछ उसमें से पौर कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि आपने एक इंडिविजुअल को दुनिया में आप लेके आए हैं, आपकी रिलेशनशिप जो थी उसका वो नतीजा है, सो उसके लिए आप आगे आप क्या बेहतरी कर सकते हैं। एक मड स्लिंगिंग गेम, ही सेज शी सेज, माँ के पास है तो बाप के खिलाफ बोल रही है, बाप के पास है तो वो माँ के खिलाफ बोल रहा है, ये बच्चे को बहुत ट्रॉमेटाइज करता है इमोशनली, साइकोलॉजिकली। वो बच्चा बहुत बुरी तरह से जख्मी, स्कार्ड हो जाएगा। हमने फैमिली कोर्ट्स में देखा ना कि जब बच्चों की कस्टडी पे केस हो रहा था तो बच्चों की एक तो पर्सनैलिटी खत्म हो जाती है। नॉर्मल हाँ देखिए हम जैसे लोग, हम अगर कोर्ट में चले जाए अपने इसलिए तो हजारों निगाहें आपको ऐसे देख रही होती है कि किस चीज़ के लिए आएगी, और जब वो बच्चा उस कोर्ट में जाता है। बिल्कुल, इसमें मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि बच्चों की मुलाकातें भी जो होती हैं वो कोर्ट में ना हो, दे शुड बी एट सम आउटसाइड वेन्यू, घर पे हो जाए, आप न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाए, कोर्ट के माहौल में मत आप एक्सपोज कीजिए, ठीक है। एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। दूसरा ये जो शेयर्ड पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट है, आप क्यों अपना पूरा अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं उस बच्चे पे जिसका एक बाप भी है या जिसकी एक माँ भी है? क्या उसका राइट ख़त्म हो गया? क्या बाप को विजिटेशन का राइट नहीं मिलना चाहिए? क्या माँ को राइट नहीं होना चाहिए अपने बच्चे के एक्सेस का या उसकी तरबियत करने का? तो सोचना चाहिए, दिल और दिमाग, दिल बड़ा करें, दिमाग खोलें। और हाँ, ह्यूमन नेचर है कि एक जगह से झगड़ा हुआ है, मूव ऑन करना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन हमारा आई थिंक अगर आज के प्रोग्राम के एंड में अगर लोगों का ये माइंड बनता है कि ज़िंदगी वहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है जहाँ एक शादी ख़त्म हुई है, आगे की भी एवेन्यूज़ हैं, ज़रूरी है आप दूसरी शादी करें, मगर अगर ऑप्शन मिले ज़रूर कर लीजिए, कोई उसमें वो मानिया के मसाइल का नहीं है। बीइंग अ मुस्लिम सोसाइटी हमारा तो फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी कुंवारी बच्ची से पहले हमारी जो बेवा या तलाक याफ्ता बहन है, हम उसके लिए असबाब जो है उसके लिए जो है वो कुफ तलाश करें कि हाँ भी इसकी शादी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि जैसे भी आप भी बात करिए, हमने पैकेज होती नाज़रीन को दिखाया कि अगर आपकी डिवोर्स होगी तो आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, तो नहीं, प्लीज़ आपके घरों में जितनी भी बच्चियाँ हैं वो ये राइट रखती हैं कि उनकी ज़िंदगी है तो वो उनको आगे अच्छा शरीके हयात मिलना चाहिए। हो सकता है एक तरफ के नसीबों की मारी हो तो दूसरे उनको भी अच्छा मिल जाए, ये जरूर। अच्छा, वाई डू, जैसे होगा ना ह्यूमन नेचर है, हम क्यों एक चीज़ को इतना बुरा तरीके से ख़त्म कर देते हैं कि वो जैसे वो बच्चों के वाले से बात की ना कि समहाउ एक, क्योंकि अब मैं तो कंफ्यूज हो गई, समझ में नहीं आ रही कि अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं, और मैंने लोगों के सामने मिसाल भी रखी, बच्चा तो वही बन गया जो जिस चीज़ से माँ भाग रही थी, सारी उम्र डरती रही है, बच्चा वही कैरेक्टर बन गया। तो क्या होना चाहिए डॉक्टर बजाज? देखिए, मैं इनकी बात को कंटिन्यू करूंगा क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, फिर इसका जवाब देता हूं। जब ये अदालत फैसला करती थी ना कि बाप से नहीं मिलेगा, माँ से नहीं मिलेगा, तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता था, क्योंकि हम खुद अदालतों में जाके वकीलों से डिस्कस करते हैं कि बाज़ औक़ात या फादर बच्चे के लिए अनसेफ होता है या बाज़ औक़ात मदर बच्चे के लिए अनसेफ होती है। आप देखिए ना अभी जो ख़याबान मुजाहिद हमने शो किया था, ख़याबान मुजाहिद पे जिस औरत ने बच्चों को ज़िबा कर दिया था, कश्मीर में भी अभी किया है। बिल्कुल। तो बाज़ औक़ात फैमिली हॉस्पिटल में भी बाज़ फैमिली मेम्बर्स को हम नहीं मिलने देते क्योंकि हम मुंह पे कहते हैं कि आप तीनों अनसेफ हैं पेशेंट के लिए। अनसेफ का मतलब ये होता है कि वो किसी भी तरीके से मेंटली या फिजिकली ट्रॉमाटाइज कर रहे होते हैं, बच्चे को ट्रिगर दे देते हैं, बच्चे ही होते हैं बेचारे। तो इसलिए ये बात थी कि ना मिलने दें, लेकिन इसको हमने नफरत के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है क्योंकि हम इसलिए नहीं मिलने देंगे क्योंकि ये मेरी जिद है। एक माँ के पास जब कोई बस नहीं चलता तो वो बाप से बच्चे को दूर करके ठंडक महसूस करती है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकी, लेकिन तुम मिलके दिखाओ जरा अपने बच्चे से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो उनका एंगर डिस्प्लेसमेंट होता है। इसी तरह बाप ये हरकतें कर रहा होता है, अच्छा तुमने मुझसे ये किया, अब तुम बच्चा छीन के दिखा दो। बच्चे को अपनी जिदों का महवर बना लेते हैं। ये इतने जाहिल माँ बाप होते हैं कि चलो तुम दोनों की लड़ाई थी, पहली बात तो ये तुम जैसे लोगों को बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहिए था, जब तुम खुद ही सेटल नहीं हो तीसरे को लाए। पर लेकिन हमारे तो ये बताया जाता है ना, बच्चा पैदा कर लो तो चीजें बेहतर हो जाएंगी, अच्छा एक और बच्चा पैदा कर लो चीजें, और उसमें ऐसे लोगों को तो उठा के फौरन जेल में डाल दिया जाए जो ये ऐसे फतवे दे रहे होते हैं कि बच्चे सेट नहीं है, लड़ लें, कोई नशा कर रहा है,
कोई बुरा है और उसको आप ये मशवरे दे रहे हो कि बच्चा पैदा करो। बच्चा पैदा करने के बाद वो आपको पता है बच्चा कितना मासूम होता है यार। So unfair, हाँ। मेरी 2.5 साल की बच्ची है, मैं उसको देखता हूँ, कभी कभी मैं गलती से चीख लेता हूँ, वो मुझे यूं करके देख रही होती है। चीखने का मतलब ये कि ज़ारा बस, और वो यूं हो जाती है और मैं ये फील कर सकता हूँ और फिर मुझे सॉरी फील होता है। जब माँ बाप 24 घंटे लड़ते होंगे अपने बच्चे के सामने, सोचो बच्चे का दिल इतना सा होता है यार। बिल्कुल। और वो क्या सोचता होगा कि मैं इस दुनिया में आया क्यों। और यकीन करें वो बच्चा जब कोर्ट्स में देखता है ये चीज़ें और वहाँ पे ये देख रहा होता है कि मेरा माँ बाप लड़ लें, मैं कहाँ जाऊँ, एक हाथ यहाँ से घसीट रहा है, तो ऐसे लोगों को तो उठा के ना बंदा इनको जेल में डाले कि या तो तुम दोनों मिजरेबल बना दी बच्चों के। मिजरेबल कर दिए ना। मैं बड़ा इमोशनली बात कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि बच्चे मेरे पास पेशेंट बन के आ रहे हैं, 12-12 साल के बच्चे, खुदा की कसम। बच्चों को माँ बाप में अगर अमान नजर आए तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे वो? उनको मैं माँ बाप से लेता रहा हूँ ना, सब आप माँ बाप से लेती रही हो, माँ बाप ही आपके लिए मसला हो गए, अब कहाँ जाएंगे आप? तो ये जो सिस्टम है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ अपनी ऑडियंस को, अगर माँ बाप का मसला है, फड्डा करें, दिल भर के करें, बच्चे को उसका वो ना बनाएं कि ये मेरा कोहिनूर का हीरा है, कोई नहीं छीन सकता। दूसरा ये बात मैं मानता हूँ कि डिवोर्स या सेपरेशन मोहब्बत में बैठ के नहीं की जा सकती। ये जो हेटनेस का जो इमोशन है, वी हैव टू यूज इट समहाउ। ऐसा तो नहीं हो सकता है हम कॉफी में बैठते हैं और आप कैसे थे, ठीक है चलें डिवोर्स लेते हैं, अल्लाह हाफिज। ये साइकोलॉजिकली नफरत पैदा होगी, वो नफरत वहां तक जाएगी तो सेपरेशन होगी। ये एक इमोशन है जो हेल्प लेते हैं हम। लेकिन उसके बाद आप अलग अलग हो गए, उसके बाद जो अच्छा टाइम आपका गुजरा है उस टाइम को यूज करके आप उसको खराब ना करें। अगर आपने अपने बीवी के साथ अच्छा टाइम गुजारा है, शौहर के साथ अच्छा टाइम गुजारा है, या उसकी कोई अच्छाई थी, बुराई थी, आप उसको पब्लिक में उसको जो करते हैं ना, इसका मतलब है ऐसे कोई रिश्ता ख़त्म करने से पहले भी आपको एटलीस्ट ये काउंसलिंग ज़रूर लें ताकि आप बिटरनेस के साथ रिश्ता ख़त्म ना करें। आप ये समझ लें कि हम दो बहुत अच्छे लोग हैं, बट कभी कभी दो बहुत अच्छे लोगों का भी आपस में गुजारा नहीं होता। सिंपल। तो अपनी सैनिटी को बरकरार रखने के लिए कई बार ऐसा हुआ है मदिया कि दो लोग जुड़े और नहीं रह सके, वो कहीं और जुड़े और जिंदगी भर रहे, क्योंकि वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होंगे, लेकिन वो कहीं और तो पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आप ये नफरतें ना करें। आप डिसेंट अच्छे माँ बाप के बच्चे हैं ना, जो आपकी तरबियत वाले हो, तो आप अपने एक्स के साथ कभी भी ना बुराई सुनेंगे, ना बुराई करेंगे। और अगर बच्चा बीच में आ गया तो हमेशा बोलेंगे कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी औरत है। हाँ। उसको क्या पता तलाक क्या है। एट दिस पॉइंट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये सिर्फ मियाँ बीवी के लिए नहीं, बेसिकली एक इंसान को ही ऐसा होना चाहिए कि भाई आप मेरे सामने किसी की बुराई मत कीजिए और मैं आपके साथ बैठ के कोई किसी की बुराई नहीं करूँगी। हाँ, मज़ा बहुत आता है, तफरी होती है जब हम बैठ के किसी की गिबत करते हैं, गॉसिप वही है। बट द थिंग इज़ कि आप ऐसे हो जाएं कि भाई ना मैंने कुछ बुरा कहना है ना बुरा सुनना है। अब हम अपने अंदर एक ये इंडिविजुअल चेंज लेके आए तो आप देखेंगे कि ओवरऑल इम्पैक्ट सोसाइटी पे बड़ा एक डिफरेंट होता है। अच्छा, वो जैसे भी हम बच्चों की बात कर रहे थे, ऐसी सिचुएशन में अगर कोई औरत जिसके बच्चे हों तो फिर आपने क्या देखा है? फिर बच्चों की मोस्टली सेटलमेंट क्या होती है कि बच्चे फिर नानी के पास रह जाते हैं? मोस्टली ये होता है कि फिर नानी जो है वो ही रखती है उन बच्चों को, वो साथ तो जा नहीं सकते माँ के, और बाप उनको एक्सेप्ट कर नहीं रहा होता तो नानी के पास रह रहे होते हैं। अच्छा, फिर उन बच्चों का ऑफ कोर्स जब अपने बाप ने एक्सेप्ट नहीं किया तो दूसरा बाप, फिर उन बच्चों का फ्यूचर ये होता है कि मोस्टली ये होता है कि वो शादी के बिल्कुल अगेंस्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं शादी करनी ही नहीं चाहिए। ये ऐसी चीज़ है, इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप है कि इसमें जो है वो इंसान ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह बहुत सारे प्रपोजल हमारे पास आते हैं। 40 ईयर्स 45 ईयर्स हो गए, वो कह रहे होते हैं कि भाई का प्रपोजल आया है, ठीक है भाई का प्रपोजल लेके सिस्टर आई है, 45 ईयर्स। हम उनसे पूछते हैं 45 ईयर्स, तो बोले जी वो मदर और फादर में बनती नहीं थी, इस वजह से भाई शादी करने को तैयार ही नहीं है। अब बहुत मुश्किल से हम उनको इस जगह लेके आ रहे हैं कि देखो आपको भी तो आगे चल के कोई ना कोई चाहिए होगा ना। किस तरह ऐसे बंदे की जब आपको शादी करनी तो वो भी एक बंदी ऐसी हो जो समझदार हो, जो कि उसकी काउंसलिंग कर सके कि हम रिलेशन, क्योंकि वो तो रेडी नहीं है कि वो बंदा जो है उसने पूरी जिंदगी इस बात के पीछे खत्म कर दी कि शादी करनी ही नहीं है। और आपको पता है अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहकामात आ गए कि अगर आपके मियाँ आपको, अक्सर घरों में होता है कि मर्द के पास सबसे बड़ा हथियार होता है कि मैं तुम्हें से 3 लफ्ज़ कहूँगा तो मैं फारिग कर दूंगा, तो अब अगर वो 3 लफ्ज़ आपको कहे तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। कैसे, ये ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, कहीं मर जाएगा। Welcome back after the break.